Okay, good evening to all of you and welcome to all in my YouTube channel Manisar Classes. This is lecture number 16 and in this lecture I am going to discuss with you stresses in beam and this is second part. And दोस्तों स्पेशली आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड देयर एनालिसिस। करेक्ट, तो कैसे हम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन को डेराइव करेंगे और हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, उसको यूज कैसे करने वाले हैं। करेक्ट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों यू कैन सी हियर दिस वीडियो लेक्चर सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर गेट एग्जाम, ईएसी एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम हु बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड सिविल इंजीनियरिंग। करेक्ट, अगर आप मैकेनिकल और सिविल से हो और आप गेट एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज या एसएससी एग्जाम, एसएससी जेई कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, इवन अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। और और अगर आप गेट एग्जाम में अपेयर होने वाले हो विथ इंजीनियरिंग साइंस एंड पीआई मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच से भी अगर आप गेट में अपेयर होने वाले हो, इन सारी ब्रांचेस के लिए, इन सारे पेपर्स के लिए ये सब्जेक्ट काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। करेक्ट है, तो आपके लिए काफी बेनिफिटेड होगा, आप इसको देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट सेशन में क्या स्टडी किया था। करेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेसेस इन बीम है ये दो पार्ट होगा, जिसमें हम बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस और शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। और शियर स्ट्रेसेस में हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ शियर सेंटर क्या होता है, शियर फ्लो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ये टॉपिक एक दो साल पहले ऐड हुए थे, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करेक्ट, उसके बाद दोस्तों हमने ये अजम्पशंस है जिनको हमने डिस्कस किया था। 7 अजम्पशंस है। कुछ अजम्पशंस वो है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे जब हमने स्टार्टिंग में, जब अपनी ये सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मॉडल सेशन स्टार्ट होता है उसके टाइम पे ही मैंने आपको बताया था। और कुछ अजम्पशंस थे जो न्यू अजम्पशंस थे, उनके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्पेशली डिस्कस किए थे। करेक्ट है, और यही और इसके बाद हमने यहाँ पे देखो प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि प्योर बेंडिंग कपल होता है क्या है। ये प्योर बेंडिंग की कंडीशन बताई थी कि अगर आपका कोई बीम है जिसमें सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रहा हो, इसके अलावा कुछ और भी चीजें ना एक्ट हो, तो उसे हम प्योर बेंडिंग कहते हैं। करेक्ट है, और हमने एक एग्जाम्पल ये लिया था जहाँ जो कि आप जनरली आपके बुक्स में ये मेंशन रहता है। करेक्ट है, तो ये बुक में क्यों इस रीजन को प्योर बेंडिंग कहते हैं इसको मैंने आपको बताया। इस रीजन में शियर फोर्स आप देखोगे जीरो था, मतलब इस रीजन में, इस बीसी रीजन में सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रहा है, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है। इसलिए हमने कहा था दिस इज द रीजन वेयर वी हैव प्योर बेंडिंग मूवमेंट। ये सानो करेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट फिर मैंने आपको बताया था अजम्पशंस, और जैसे लेयर जो था लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर हो या ट्रांसवर्स फाइबर हो, इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर। करेक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा था। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे बताया था कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री कौन सी होनी चाहिए। तो याद रखना, अगर ये वर्टिकल लोड एक्ट हो रहा है तो जिस एक्सिस के अबाउट लोड एक्ट होता है वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। करेक्ट, अगर उसके अलावा कोई और एक्सिस, आप सपोज वर्टिकल लोड, यहाँ पे देखो ये जो लोड वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है, तो वाई एक्सिस के अब की जगह पे अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेके क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रखूं, तो आप देखोगे कि इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट आ जाता है। करेक्ट है, ट्विस्टिंग कपल आ जाता है जो कि अनडिजायरेबल है बीम के लिए। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मस्ट बी अलोंग द अप्लाइड लोडिंग होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन। करेक्ट, और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल फाइबर क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं। तो इसका सबसे बड़े थंब रूल मैंने आपको बताया था कि जिस भी एक्सिस के अबाउट ये मूवमेंट एक्ट होगा, जिस भी एक्सिस के अबाउट ये बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होगा, वही एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो आप सिर्फ आंख मूंद के ये याद रख लेना। करेक्ट है, जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट एक्ट होगा वही न्यूट्रल एक्सिस है, और इसी के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि मैं आज बताऊंगा क्यों, कैसे कैलकुलेट करना है। करेक्ट है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब हम हमारे पास एक बीम है, अगर इसमें मैं कपल अप्लाई करूं तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। करेक्ट है, और आप देखोगे कि अपर फाइबर में कंप्रेशन हो रहा है, बॉटम फाइबर में टेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बीच में ऐसा कोई जरूर फाइबर होगा जहां पे कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं होगी। तो जीरो स्ट्रेस वाले प्लेन को दोस्तों, जिस प्लेन में जीरो स्ट्रेस एक्ट होती है उस प्लेन को हम न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। और इस यहाँ पे देखो नेक्स्ट फिगर में, ये वह प्लेन है, रेड कलर का जो प्लेन है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ दोस्तों, ये वह प्लेन है जिसमें कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं हो रही है, ना ही कोई स्ट्रेन एक्ट हो रही है। तो इसे हम न्यूट्रल प्लेन कहेंगे, या इसे हम न्यूट्रल फाइबर भी कह सकते हैं, या इसे हम न्यूट्रल लेयर भी कह सकते हैं। करेक्ट है, इसे हम न्यूट्रल लेयर भी कह सकते हैं। करेक्ट है दोस्तों, अब आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रल लेयर है, इस क्रॉस सेक्शन को जिस लाइन के अलोंग ये कट करेगा वही लाइन आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है। करेक्ट है, ये आपका क्या है, दिस रेड प्लेन इज न्यूट्रल प्लेन,
एंड दिस न्यूट्रल प्लेन इंटरसेक्ट्स द क्रॉस सेक्शन अबाउट दिस लाइन, यस आर नो, ये जो बोल्ड ब्लू कलर की लाइन है इसके रिस्पेक्ट में ये कट करेगा, तो यही आपका लाइन न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, और ये कुछ और नहीं, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू आवर गिवन रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं दैट इज डेरिवेशन ऑफ प्योर बेंडिंग इक्वेशन, करेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे, एंड आफ्टर डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, करेक्ट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो जिससे सबके लिए बेनिफिटेड हो जाए, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर अ बीम, यहाँ पे हम लोग एक बीम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, लेट्स सी हियर दिस इज अ बीम, करेक्ट। जनरली जो बीम होती है इट इज वेरी लार्ज, और यह कह सकते हैं हम द लेंथ ऑफ द बीम इज वेरी मच लार्जर देन इट्स ट्रांसवर्स और लेटरल डायमेंशंस, ये सारे ये हमारे पास बीम है। एंड लेट अस सी हियर इफ आई ड्रॉ अ सेंट्रोइडल एक्सिस देन इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस इज आवर सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आवर क्रॉस सेक्शन, ये आर नो, करेक्ट। दोस्तों हम लोग प्रॉपर एक एक ईच एंड एवरी स्टेप्स को प्रॉपरली हम लोग स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले, करेक्ट है। आप लोग क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि क्या है। अब इस बीम में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि थ्रू आउट द बीम स्टडी ना करके हम क्या करते हैं, इस बीम में एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे लाइक दिस, सपोज दिस इज द एलिमेंट, इज इट क्लियर, दिस इज द एलिमेंट और दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ बहुत कम होगी दोस्तों, और इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज दिस इज dx लेंथ, इसे dx लेंथ का हम एक यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करेंगे, करेक्ट, और इसी एलिमेंट पे हम लोग एंटायर स्टडी को अपने परफॉर्म करने वाले, करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे देखो द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, ऑल्दो आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है बट दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट, करेक्ट, एंड इट्स लेंथ इज dx लेंथ इज dx, correct, and now suppose you can see here it is subjected to a pure bending। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी बीम में बेंडिंग कपल एक्ट होगा वो प्योर बेंडिंग होगा। प्योर बेंडिंग का मतलब है थ्रू आउट द लेंथ हियर वी हैव सेम बेंडिंग मोमेंट, सेम बेंडिंग मोमेंट का मोमेंट आपको बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, करेक्ट है, लाइक दिस। ये बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है विच इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस, करेक्ट। इस एलिमेंट का अगर हम लोग नेमिंग कर दे दोस्तों देन यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट दिस इज ए, दिस इज ए बी फाइबर and this is CD fiber, and along the neutral axis, in neutral axis के along ये जो fiber है this is called as GH fiber, correct, this is GH fiber, and similarly here we have one fiber that is क्या ये EF fiber, correct है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक फाइबर कंसिडर कर लिया above the neutral plane, correct, and you can see here this fiber is lie on at a distance of y from the neutral fiber, न्यूट्रल फाइबर से या न्यूट्रल एक्सिस अगर कहो, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन मैं भी ड्रॉ करके बताऊंगा, करेक्ट है। तो यहाँ से y डिस्टेंस पे हमने एक फाइबर कंसिडर किया एंड दिस फाइबर इज नथिंग बट दिस इज EF, करेक्ट। और इसके चलिए मैं क्रॉस सेक्शन भी ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लेट्स सी हियर, okay, this is its cross section, and now if I draw its centroidal axis then it can be drawn like this is the centroidal axis, correct है दोस्तों। and suppose you can see this is B and this height is H, and now you can see this is X axis and similarly this is Y axis, और ये रेफरेंस एक्सिस सिस्टम हम हमेशा फॉलो करेंगे, दिस इज अवर Z एक्सिस, करेक्ट। एवरी टाइम हम सेम यही रेफरेंस एक्सिस सिस्टम कंसीडर करेंगे। और अब दोस्तों अगर मैं इस EF फाइबर का अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो किस तरीके से दिखेगा,
इट इज लुकिंग लाइक दिस इज द क्रॉस सेक्शन, यस और नो, इस ईएफ फाइबर का एक क्रॉस सेक्शन है, करेक्ट। और ये कहां पे लाई कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। why we can say x axis is a neutral axis, because this movement is acting about x axis, तो x axis ही इसका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। और इसकी सारी कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्यों, करेक्ट है दोस्तों। और ये जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया है, इसका एरिया जो होगा दैट इज डीए, करेक्ट। dx लेंथ का एक एलिमेंट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, डीए, एंड दिस इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इज इट क्लियर? दिस इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट। तो ये कहानी दोस्तों, तो मुझे अब इस फाइबर को लेके यहाँ पे स्टडी करनी है। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट mx यस और नो लाइक दिस। तो दोस्तों अगर मैं इसको बाहर निकालूं, करेक्ट है, इस एलिमेंट को अगर मैं बाहर निकाल के देखूं तो क्या लिख सकता हूं, लेट्स सी हियर इन द नेक्स्ट पेज, यू कैन सी हियर, सपोज दैट एलिमेंट इज लाइक दिस। पहले मैं उस एलिमेंट को बाहर निकालूं, ये एलिमेंट क्या था दोस्तों, दिस वन। कोई बहुत भारी टास्क नहीं है एक क्वेश्चन डेराइव करना, करेक्ट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, करेक्ट है, कि अगर आप बाई चांस कभी भूल गए फॉर्मूला तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको डेराइव कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, वो एलिमेंट था जिसपे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एंड दिस इज द एलिमेंटल फाइबर, करेक्ट। एक वो फाइबर है जिसपे हम, जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम इस डेरिवेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, correct. Now you can see here, this is the condition before bending. Now if you can apply this bending moment, then what will happen due to this bending moment? Obviously इस bending moment की वजह से दोस्तों ये फाइबर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और आफ्टर बेंडिंग क्या है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेट्स सी हियर लाइक दिस, ओके, एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे देखो, इस बेंडिंग की वजह से, इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो टॉप फाइबर है कुछ इस तरीके से बेंड होगा, लाइक दिस, एंड सिमिलरली बॉटम फाइबर की अगर मैं बात करूं देन इट में बेंड लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। और न्यूट्रल फाइबर की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल फाइबर कुछ इस तरीके से बेंड होगा, एंड दिस इज द फाइबर जो कि इस पे हम स्टडी करने वाले हैं। इज इट क्लियर? करेक्ट, ये हो गया दोस्तों, ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब आप देखो आफ्टर बेंडिंग यहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज ए, ये हमारा क्या था, दिस इज टॉप फाइबर ए बी, तो ये क्या बन गया दोस्तों, अब दिस इज नथिंग बट दिस इज ए प्राइम and this is B prime, and similarly you can see here this is nothing but this is EF fiber before bending, after bending ये fiber क्या हो गया, this is nothing but this is E prime and F prime, yes or no, E prime and F prime, and similarly you can see here this is G and this is H, and before and after bending is it is remained same, therefore it can also be represented like this, G dash H dash, same point को हम कहेंगे, and you can see here this is C and this is D, and similarly this is called as C prime and this is D prime, करेक्ट है। ये पॉइंट क्या होगा, C prime and D prime, करेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेंडिंग हुआ है, दिस इज बेंडिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल एंगल है, करेक्ट है। एंड नाउ इफ आई एक्सटेंड, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूं, करेक्ट, देन यू कैन सी हियर एट किसी ना किसी जगह पे जाके दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, और ये इंटरसेक्शन क्या शो कर रहा है, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी वो बताता है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेंटर ऑफ बेंडिंग, क्या है ये, सेंटर ऑफ रोटेशन कह सकते हो या सेंटर ऑफ बेंडिंग कह सकते हो। दिस पॉइंट क्या कहलाएगा, ये दिस इज सेंटर ऑफ बेंडिंग, इसके अबाउट ये जो आपका बीम है बेंड हो रहा है, एंड सपोज दिस इज ओ, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल होगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज एंगल थीटा, इस थीटा एंगल से ये एंटायर बीम एलिमेंट बेंड हो रहा है दोस्तों, ये सार नो। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को लोकेट करूं तो देखो क्या होगा, यू कैन सी हियर। तो सबसे पहले अगर मैं इस न्यूट्रल फाइबर के डिस्टेंस को लोकेट करूं फ्रॉम दिस सेंटर, करेक्ट,
तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिंपली कह सकते हो कि दिस इज द रेडियस अबाउट विच दिस बीम कैन बेंड, है कि नहीं। अगर ये बीम बेंड हो रहा है तो किसी न किसी रेडियस से बेंड होगा, तो किस रेडियस से बेंड हो रहा है, आर रेडियस से बेंड हो रहा है। इज इट क्लियर। तो अगर मैं इस फाइबर की बात करूं जो हमने फाइबर कंसिडर किया था, करेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी होगी, देन यू कैन सी दिस इज नथिंग बट सिंपली इट कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इट कैन बी रिटर्न एज आर माइनस वाई, यस आर नो। क्योंकि ये जो फाइबर हमने कंसिडर किया है, कहाँ पे कंसिडर किया, एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द न्यूट्रल लेयर, तो आर माइनस वाई लिख सकता हूँ, करेक्ट है। तो ये मुझे मिल गया दोस्तों रेडियस जिसके अबाउट ये बेंड हो रहा है, तो हर एक फाइबर के लिए आप पता कर सकते हो, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये फिगर समझ में आ गया तो आप मुझे बता सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी कोई डाउट है देन यू कैन टेल मी, एनीवन, करेक्ट। कुछ भी डाउट कहीं भी मिले तो आप इमीडिएट मुझे इन्फॉर्म करना। देखो अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब सिंपली हमें क्या लिखना है, हियर आई एम गोइंग टू राइट स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द फाइबर EF, EF फाइबर में क्या स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है मुझे उसको लिखना है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, तो यू कैन सी हियर इट इज सिंपली रिटन एज strain induced in the fiber EF. It can be written as the length of the fiber after bending. EF fiber की length after bending क्या होगी, that is E dash F dash minus length of the fiber before bending, yes or no, divided by क्या होना चाहिए दोस्तों, divided by length of the fiber before bending, yes or no। यही सेम हम स्ट्रेन का यही सेम इक्वेशन लिखते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, yes or no। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक, यस और नो, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे इन फाइबर की लेंथ मिल जाए इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड दिस एंगल थीटा, तो मैं इजिली इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो फ्रॉम अबव फिगर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यू कैन सी हियर बिफोर बेंडिंग, हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर बेंडिंग, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूं बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग कंडीशन अगर हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पे बिफोर बेंडिंग कंडीशन, सिंपली यू कैन सी हियर द लेंथ ऑफ द फाइबर EF दिस इज इक्वल टू GH, ये आर नो, इसके बराबर होगा। एंड आफ्टर बेंडिंग क्या है दोस्तों, आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो सिंपली यू कैन सी हियर दिस E डैश F डैश, ये क्या हो जाएगा, दिस E डैश F डैश इज नथिंग बट ये क्या है, दिस इज आर्क, ये क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ दिस रेडियस इंटू थीटा दिस गिव्स अस आर्क लेंथ, ये आर नो। तो सिंपल हम लिख सकते हैं R माइनस वाई इंटू थीटा, एंड सिमिलरली यू कैन सी हियर G डैश H डैश, ये क्या कहलाएगा, R टाइम्स थीटा, करेक्ट। क्योंकि G डैश H डैश फाइबर की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R है, ये आर नो। तो R टाइम्स ऑफ थीटा, तो लिख सकते हैं कि नहीं। एंड एज यू नो दैट, हम लोग यहाँ पे हमें क्या पता है दोस्तों, एज वी नो दैट आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग एट न्यूट्रल फाइबर क्या होगा, एट न्यूट्रल फाइबर आफ्टर बेंडिंग अगर मैं कंडीशन देखूं तो एट न्यूट्रल फाइबर द लेंथ ऑफ द फाइबर बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग इज रिमेन सेम, दोनों क्या है, सेम है, यस आर नो। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं फॉर डिटरमाइनिंग दिस स्ट्रेन, तो क्या लिख सकता हूं, यू कैन सी हियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द फाइबर EF, सिंपली यू कैन सी हियर E प्राइम F प्राइम, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, E प्राइम F प्राइम एज इट इज माइनस इंस्टेड ऑफ दिस EF, देखो यहाँ पे EF इज इक्वल टू GH है और GH इज इक्वल टू G डैश H डैश है, तो मैं EF की जगह क्या लिख सकता हूँ, E प्राइम H प्राइम लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई जी प्राइम एच प्राइम, ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों? हमने ई डैश सॉरी ई एफ को रिप्लेस कर दिया विथ जी प्राइम एच प्राइम से, करेक्ट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा। तो ई प्राइम एफ प्राइम की वैल्यू क्या है फ्रॉम दिस आफ्टर बेंडिंग कंडीशन? तो आर माइनस वाई इंटू थीटा माइनस जी प्राइम एच प्राइम क्या है आर थीटा डिवाइडेड बाई आर थीटा, ये आर नो, डिवाइडेड बाई आर थीटा। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा। तो सिंपली यू कैन सी हियर दिस इज आर थीटा माइनस वाई थीटा माइनस आर थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाई आर थीटा, करेक्ट है दोस्तों। यहां से देखो क्या मिला आपको, दिस आर थीटा इज कैंसल आउट विद दिस आर थीटा, therefore here we can get minus y theta divided by r theta, and now you can say this theta is cancelled out with this theta, therefore strain induced in the fiber EF can be written as minus y by r। ये हमें रिजल्ट यहां से मिलता है। अब आप दोस्तों मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या? इस स्ट्रेन को कैलकुलेट करने में आपको अगर कुछ भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, एनीवन, करेक्ट। अब इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो स्ट्रेन ऑफ द फाइबर EF इज माइनस वाई बाई आर, ऐसा ना हो तो सिंपली मैं इसे जनरलाइज फॉर्म लिख सकता हूँ, दिस ई स्ट्रेन इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल फाइबर के अबव जो फाइबर है विच इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेन, शॉर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस बेंडिंग मूवमेंट, इस फाइबर की लेंथ क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। ई डैश एफ डैश फाइबर की लेंथ EF फाइबर से कम है, ये सानो, इज इट क्लियर? तो सिंपली अगर आप देखो यहाँ पे तो मेरा ई आ गया माइनस वाई बाई आर, ये आ गया स्ट्रेन। एंड एज वी नो दैट फ्रॉम हुक्स लॉ, क्या फ्रॉम हुक्स लॉ क्या था दोस्तों? हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, therefore it can simply written as stress is equal to E times of strain। यहां से दोस्तों स्ट्रेस क्या आ गया, अगर मैं यहां से स्ट्रेस का इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, दिस सिग्मा इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ E, अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे रिजल्ट ये मिलेगा, देखो माइनस E टाइम्स वाई बाई आर, ये सार नो, ये सार नो। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं इक्वेशन को तो क्या आएगा, देखो सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर माइनस ई बाई आर, करेक्ट। और अगर मैं इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, ये तो पर्टिकुलर इस EF फाइबर के लिए था, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो सिंपली आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बाई आर। लेकिन अगर आप इस रिलेशन को यूज करोगे तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे टेंशन, कहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है, कहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है, करेक्ट है। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हो, इधर दिस वन, करेक्ट। अगर आप इसे यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, करेक्ट। और साइन कन्वेंशन क्या होगा कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके अबव अगर जो वाई डिस्टेंस आप मेजर करोगे ये पॉजिटिव वाई होगा, दिस इज पॉजिटिव वाई। अगर इसी के नीचे अगर आप डिस्टेंस वाई मेजर करते हो तो ये क्या कहलाएगा, माइनस वाई। बस अगर इसे आप यूज करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदरवाइज आपको पहले से ही पता है कि कौन सा फाइबर में टेंशन है, कौन से फाइबर में कंप्रेशन है, तो आप इस जनरलाइज फॉर्म को यूज कर सकते हो, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बेंडिंग इक्वेशन, इज इट क्लियर? ये जो बेंडिंग इक्वेशन का एक जो बेंडिंग इक्वेशन हम यहाँ पे डेराइव करें दोस्तों, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। एंड लेट अस सी हियर दिस इज पार्ट ए, करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया, करेक्ट है। तो इस इन दोनों इक्वेशन से को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो स्ट्रेन है और जो स्ट्रेस है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, करेक्ट है। दोनों ही वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, इज इट क्लियर? दोनों ही वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, मतलब जो स्ट्रेस है चाहे स्ट्रेन की मैं बात करूं लीनियरली वेरी कर रहा है। और ज्यादा डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे एनालिसिस पार्ट में, तो अभी इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। ये हमें अपने बेंडिंग इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट मिल गया।
अब चलिए मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। करेक्ट, तो सेकंड पार्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स सी हियर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। करेक्ट, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। करेक्ट, तो लेट्स सी हियर, सपोज दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन, सपोज दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन। Cross section of the beam, correct? And now you can see here, this is our centroidal x-axis and this is our centroidal y-axis, correct? और यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था दोस्तों, एक फाइबर कंसिडर किया था, दिस वन, जो कि कहाँ पे लाई कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ y, एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज y डिस्टेंस and suppose you can say this is x-axis and this is y-axis, करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो होगा क्या कि व्हेन यू अप्लाई सम मोमेंट, देखो अगर मैं यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर मैं उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा, करेक्ट। तो लेट्स सी हियर, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आखिर है क्या, करेक्ट है। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आगे की चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी, करेक्ट। सपोज दिस इज और बीम, अगर मैं इसका 3 डायमेंशनल व्यू रिप्रेजेंट करूं, देन यू कैन सी हियर, ओके दिस इज और बीम, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो अगर आप यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करोगे लाइक दिस, करेक्ट, जब आप बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करोगे तो ये एंटायर सेक्शन कुछ इस तरीके से बेंड होगा, करेक्ट। तो ये जो आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, दिस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इस मूवमेंट के अगेंस्ट में, इस मूवमेंट के अगेंस्ट में इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसा रेजिस्टिव मूवमेंट अप्लाई करेगा, करेक्ट है। इसके अगेंस्ट में क्या लगेगा, यहाँ पे एक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से बीम बेंड होने से बचेगी, करेक्ट है दोस्तों। अदरवाइज ये बेंड हो जाएगा। लेट्स सी हियर, सपोज देखो यहाँ पे, सपोज दिस इज आवर बीम, दिस इज आवर बीम, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होना चाहेगा, यस आर नो। लेकिन इस बेंडिंग, इस मूवमेंट के अगेंस्ट में जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या हो रहा है कि जब आप इसमें मूवमेंट अप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से बेंड होगा, तो इसके अगेंस्ट में ये जो क्रॉस सेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक मूवमेंट अप्लाई करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आखिर ये मूवमेंट आया किसकी वजह से, है ना। और इसी रेजिस्टिव मूवमेंट की वजह से दोस्तों बेंडिंग प्रिवेंट होगी, अदरवाइज अगर ये रेजिस्टेंस लगेगा तो ये बीम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग से आपको बचाना है तो आपके इस क्रॉस सेक्शन को इतना रेजिड होना पड़ेगा कि जो अप्लाइड मूवमेंट है उसको रेजिस्ट कर पाए, ऐसा नो। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे देखो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा कैसे। तो लेट अस से हियर, सपोज ये जो आपने यहाँ पे फाइबर कंसिडर किया था, इस फाइबर का जो एलिमेंटल एरिया है दैट इज डी, करेक्ट। और ऑब्वियसली इस फाइबर के परपेंडिकुलर, इस फाइबर के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेस, एक फोर्स लग रहा होगा, yes or no, like this perpendicular to this fiber, मतलब along the z axis, and this force is nothing but this is called as df force। क्या लग रहा है आपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक फाइबर कंसिडर किया था लाइक दिस, मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ, दिस इज द फाइबर whose cross section area is dA which is lie on at a distance of y from this neutral axis। यहाँ से ये y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो दोस्तों होगा क्या कि इस फाइबर के परपेंडिकुलर, इस फाइबर के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंटल फोर्स लग रहा है, कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। एक एलिमेंटल फोर्स लग रहा है एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज डीएफ फोर्स। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शन है जो इसी क्रॉस सेक्शन का एक एलिमेंट है जिसका एरिया डी है,
जो कि y डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और इसमें एक फोर्स है ये df लग रहा है, करेक्ट है। तो मूवमेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन दिखाया ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ना होके, क्या डायरेक्शन सपोज इस तरीके से, करेक्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टिव मूवमेंट है, करेक्ट। तो देखो ये जो यहाँ पे, अब अगर मैं रेजिस्टिव मूवमेंट देखूं कि हाउ मच रेजिस्टिव मूवमेंट इज ऑफर्ड बाय दिस फोर्स, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, elemental moment of resistance, it can be written as this is equal to this elemental force into resistance, क्या होगा, is this elemental force into distance, yes or no, इस न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस ये है, yes or no, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही मूवमेंट कहलाएगा। तो ये जो मूवमेंट की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट द अप्लाइड मूवमेंट। यहाँ पे अप्लाइड मूवमेंट क्या था, दिस वन इज द अप्लाइड मूवमेंट, इसके अगेंस्ट में ये एलिमेंटल मूवमेंट एक्ट हो रहा है। इट मींस कि हियर वी नीड टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टिव मूवमेंट। अगर टोटल मूवमेंट मुझे पता चल जाए तो मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, वेदर इट इज ग्रेटर देन दिस अप्लाइड मूवमेंट और लेस देन और इक्वल टू मूवमेंट, तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारा बीम कैसा बिहेव करने वाला है। इज इट क्लियर? तो दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सिंपली यू कैन सी हियर, इससे डीएफ फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फोर्स आया किसकी वजह से, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट हियर वी गेट सम स्ट्रेस, जो कि हमने प्रीवियसली डेराइव किया था। तो मैं इससे डीएफ को क्या लिख सकता हूँ, यू कैन सी हियर, जो स्ट्रेस होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज डीएफ बाई डीए। ये यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस जो हम रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डीएफ बाई डी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। यहाँ से डीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, दिस सिग्मा स्ट्रेस इनटू डीए इनटू वाई, तो ये एज इट इज है, ये सारनो, ये हमारा क्या मिल गया, रेजिस्टिव मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपने प्रीवियसली देखा था कि जो ये सिग्मा है दिस इज नथिंग बट दिस इज ई इंटू वाई बाई आर। यहाँ पे प्लस माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, करेक्ट है, प्लस माइनस को यहाँ पे इग्नोर करते हुए मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई बाई आर, ई वाई बाई आर, ये इक्वेशन हमने प्रीवियसली डेराइव किया था, यू कैन सी, मैं दिखा देता हूँ, यू देखो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ये वाई से इससे मल्टीप्लाई कर दे तो सिग्मा इज इक्वल टू ई वाई डिवाइडेड बाई आर होगा। यहाँ पे देखो, अब अगर इस सिग्मा को रिप्लेस कर दो तो देखो क्या आएगा, इट इज सिंपली रिटर्न एज ई इंटू वाई अपॉन आर इंटू डी ए इंटू वाई, ये सारनो। और इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, तो दिस डी एम आर इज नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न एज ई इंटू ए डिवाइडेड बाई, सॉरी ई इंटू डी ए, सॉरी ई बाई आर, सॉरी ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, करेक्ट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं दोस्तों, ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये वाई है, करेक्ट है। अब देखो, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यू कैन सी हियर दिस वैल्यू ई बाई आर इज नथिंग बट दिस इज कांस्टेंट, ना तो यंग्स मॉडुलस चेंज हो रहा है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो सिंपल हम कह सकते हैं दिस इज कांस्टेंट। तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, यस आर नो, तो डी एम आर इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस इज नथिंग बट इट कैन गिव्स अस, यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे वेरी करेगा, फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 0 टू एम आर। तो यहाँ से एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज ई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए है क्या दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो, अगर आपने मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ा हो, करेक्ट, अगर आपने मैकेनिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए ही मैंने स्पेशली सेंट्रॉइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे 6 लेक्चर लिए थे, वो लेक्चर इसमें सेव है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, करेक्ट है। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सिंपल सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सेंट्रॉइड निकालने में आपको दिक्कत आ रही है तो वहां पे आप जाके देखो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप इजिली इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो ये कुछ नहीं, ये सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया दोस्तों, एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। किसके अबाउट एक्ट होगा ये, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा। तो सिंपली यहां से हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया कि this mr is nothing but it can be written as e by r into I न्यूट्रल एक्सिस। अब क्वेश्चन आता है कि ये, या चलो न्यूट्रल एक्सिस भी नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स एक्सिस,
अब क्वेश्चन आएगा कि ये एक्स एक्सिस कहाँ से आया भैया। करेक्ट है, क्वेश्चन ये आएगा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट कैसे लगा। करेक्ट है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जो रोटेशनल इफेक्ट मिल रहा है किसके अबाउट मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये जो सेक्शन है, करेक्ट। यहाँ पे देखो मूवमेंट मूवमेंट आपका किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इसी एक्स एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, df इंटू वाई। ये जो हमने मूवमेंट कैलकुलेट किया दिस इज नथिंग बट दिस इज मूवमेंट अबाउट दिस एक्स एक्सिस। यस और नो। तो जब मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट है तो यही सेम इक्वेशन हमने डायरेक्ट किया। तो ये जो आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इंटू ये एरिया। तो किसके अबाउट ये रोटेट होगा, ऑब्वियसली इस एक्सिस के अबाउट। देखो सिंपल से मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप ज्यादा आसानी से पकड़ पाओगे। सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, ये क्या है, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये हमारा एक एरिया है। का एरिया अगर मैं सपोज कहूँ दिस इज नथिंग बट दिस इज डी ए, और ये लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई। करेक्ट है दोस्तों। तो ये जो एरिया है इस वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ना। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दिस इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल एरिया। यस और नो। तो अगर मैं इसको देखूं तो दिस एरिया इज रोटेटिंग अबाउट दिस वाई एक्सिस विथ रेडियस y। यस और नो। सॉरी यहाँ पे मैंने y रेडियस लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। सपोज दिस इज x, ये x रेडियस है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इंटू डी ए, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो ये सिचुएशन कैसी थी, ये हमारा क्या है, दिस इज x एक्सिस। हमारा जो एलिमेंट है हमने इसे कंसिडर किया था वो क्या है, दिस वन इज द एलिमेंट जिसका एरिया डी ए है, एंड दिस इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ y। करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट है इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये सर नो, ये y एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ना। करेक्ट है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली अबाउट द x एक्सिस। करेक्ट है, इसके अबाउट ही ये आपका एलिमेंटल एरिया रोटेट हो रहा है। रोटेशनल इफेक्ट हमें अगर चाहिए इस एरिया का तो हमें ये x एक्सिस के अबाउट मिलेगा। इसलिए हम इसका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा दैट इज डी ए इंटू वाई स्क्वायर। करेक्ट है, वो हम किसके अबाउट लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया क्यों हमने यहाँ पे आई एक्स एक्स लिया। अब आप देखो जो आई एक्स एक्स है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यही आई एक्स एक्स इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस है। और क्यों न्यूट्रल एक्सिस है, तो मैंने प्रीवियसली यहाँ पे देखो बताया था कि इस सेक्शन में जो मूवमेंट एक्ट हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट एक्ट हो रहा है, और जिसके अबाउट मूवमेंट एक्ट होता है वही एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि क्यों मैंने यहाँ पे ई बाई आर अपॉन ई बाई आर इंटू आई इंटू न्यूट्रल एक्सिस क्यों लिखा था। आई थिंक अब समझ में आ गया। तो समझ में आ गया नहीं, दिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज ई बाई आर इंटू आई अपॉन एन ए। और अगर इसको मैं और रीअरेंज करूं तो देखो क्या आएगा, तो एम आर अपॉन आई टाइम्स ऑफ एन ए। ये आई एन ए क्या है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस इज इक्वल टू ई बाई आर। करेक्ट है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गया दोस्तों। अब हम सिंपली कह सकते हैं फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम, अगर आपको बीम की सेफ डिजाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी क्राइटेरिया। अभी ये सब भी बताऊंगा कि रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी क्राइटेरिया। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, द अप्लाइड मूवमेंट ऑलवेज लेस देन, ये जो अप्लाइड मूवमेंट है दैट इज एम एक्स, इट इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर। जो अप्लाइड मूवमेंट है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अप्लाइड मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी डिजाइन सेफ होगी दोस्तों। अप्लाइड मूवमेंट इज लेस देन द रेजिस्टिव मूवमेंट ऑफर्ड बाय द क्रॉस सेक्शन, देन योर डिजाइन इज सेफ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फेलियर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट है। तो आई थिंक समझ में आया कि नहीं। तो फिर यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि हम जब भी बीम की डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेफ डिजाइन करेंगे, या फिर इन जनरल आपको अगर मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो जो भी मूवमेंट एक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे हम स्ट्रेसेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, इस इक्वेशन को, जो यहाँ पे आप इक्वेशन देख रहे हो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया एम एक्स अपॉन
अब ये आई क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस क्या था, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट एक्ट हो रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्स। करेक्ट है, तो इस रिलेशन को अब आपको यहाँ पे याद रखना है। करेक्ट है दोस्तों, तो ये जो रिलेशन है दिस इज नथिंग बट दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ अवर प्योर बेंडिंग इक्वेशन, यही आपका सेकेंड पार्ट है। इज इट क्लियर? दिस इज अवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो दोनों पार्ट मिल गए। तो यहां से अगर आपसे कहूं कि भैया इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप डिफाइन तो कर दो, कैसे डिफाइन करोगे, तो आप सिंपली याद रखना कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड, मैं चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द, is defined as the, this moment of resistance is nothing but it is defined as the internal resistive bending couple. It is defined as the internal resisting bending couple offered by the plane of cross section, offered by the plane of cross section against the applied moment, against the against the applied moment. Against the applied moment. Correct? So I think समझ में आ गया। Moment of resistance is nothing but it is defined as the internal resistance movement, internal resistance bending moment offered by the plane of the cross section against the couple applied, against the applied couple or against the applied moment, उसे कह देते हैं moment of resistance। मतलब इस यहाँ पे जो mx है दिस इज द एक्सटर्नली अप्लाइड मूवमेंट है, ये बेंडिंग मूवमेंट है। इस एक्सटर्नली अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट के अगेंस्ट में जो क्रॉस सेक्शन आपका मूवमेंट अप्लाई कर रहा है that is called as moment of resistance, and for safe design the moment of resistance must be greater than equal to applied moment, तो आपका डिजाइन सेफ होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें दोस्तों फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला, यू कैन सी हियर द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, दोनों इक्वेशन को, मैंने इसको वन कह दिया, लेटेस्ट दिस इज बी, ए और बी को दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। यू कैन सी हियर mx अपॉन I xx, this is equal to sigma upon y equal to E by R। अब इस सिग्मा को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है अदर सिग्मा से तो सिंपली आप इसकी जगह पे सिग्मा बी लिख सकते हो, एंड दिस सिग्मा बी इज नथिंग बट इट इंडिकेट्स बेंडिंग स्ट्रेस। यस और नो, बेंडिंग स्ट्रेस। करेक्ट, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया दिस इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग इक्वेशन। इज इट क्लियर? ये क्या कहलाएगा दोस्तों, दिस इज प्योर बेंडिंग इक्वेशन। प्योर बेंडिंग इक्वेशन, करेक्ट। यही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे डराइव करना था दोस्तों, और आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम आप दे रहे हो तो ये आपको डायरेक्ट डेरिवेशन देखने को मिलेगा। इसे ही कहते हैं हम प्योर बेंडिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं दोस्तों हम, दिस इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग इक्वेशन। प्योर बेंडिंग इक्वेशन, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि प्योर बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन तो हमने पढ़ लिया, अब इसका यूज क्या है। करेक्ट है, तो दोस्तों चलिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है दोस्तों, और मैं इनको आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन 1, नाउ यू कैन सी दिस इज कॉम्बिनेशन 2, and similarly you can see this is combination 3।
ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है इस इक्वेशन के। एंड लेट अस सी हियर, सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन ए एंड दिस इज कॉम्बिनेशन बी एंड दिस इज कॉम्बिनेशन सी, करेक्ट। अब इनको हम कैसे स्टडी करें, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग इक्वेशन। मैं यही लिख देता हूं, ये चलो इधर लिख देते हैं, एनालिसिस ऑफ। अब असली स्टोरी अब स्टार्ट होगी दोस्तों, एनालिसिस ऑफ प्योर बेंडिंग इक्वेशन। प्योर बेंडिंग इक्वेशन। अभी तो आपने सीखा कि इक्वेशन को डेराइव कैसे करते हैं, एंड दिस इज नॉट अ बिग डील, करेक्ट। और ये डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया कि अगर आप कन्वेंशनल पेपर दोगे, जैसे एसएससी जेईई एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर आपका, मार्च के आसपास कैलेंडर, एसएससी जेईई का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मार्च 2023 में आपका एग्जाम होगा प्री, उसके बाद मे बी मई जून में इसका कन्वेंशनल होगा। तो आपको ये डेरिवेशन डायरेक्ट वहां पे देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एनालिसिस पार्ट पता होना बहुत जरूरी है। देखो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिजाइन ऑफ बीम की, करेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ बीम, करेक्ट है दोस्तों। तो जो बीम है दोस्तों यहाँ पे, इसकी डिजाइन दो तरीके से करेंगे हम, करेक्ट है। पहला जो तरीका होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो सिंपली हियर वी कैन से स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। पहला इसके बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारे पास रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया, करेक्ट। अब चलिए वन बाय वन बात करते हैं। अगर मैं सपोज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों, ये सिंपली कहता है कि जो स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है बीम में, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होना चाहिए? परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए या उसके बराबर होगी, तभी आपका बीम कैसा होगा? सेफ डिजाइन होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब ये सिग्मा परमिसिबल क्या होगा? तो दोस्तों ये सिग्मा परमिसिबल क्या होगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस एस बाई टी डिवाइडेड बाई एन, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, करेक्ट। अगर आपका बीम डक्टाइल है तो कुछ ये होना चाहिए, अगर आपका बीम ब्रिटल है तो ये क्या होगा दोस्तों? इक्वेशन एस यू टी डिवाइडेड बाई एन, करेक्ट। ये कंडीशन है। अगर इसी बीम में आपका फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंड्योरेंस लिमिट, तो एस ई डिवाइडेड बाई एन। तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में डिफरेंट स्ट्रेसेस यहाँ पे होंगे, ये परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट होगी। दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों, एंड दिस इज फॉर ब्रिटल मटेरियल, और इसको हम यूज करेंगे अंडर फ्लैक्चुएटिंग लोड। फ्लैक्चुएटिंग लोड के लिए यूज करेंगे, करेक्ट। तो ये दोस्तों डिजाइन क्राइटेरिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग जब भी बीम डिजाइन करेंगे तो हमारे पास दो क्राइटेरिया होंगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया। अंडर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया द सिग्मा p induced must be less than equal to permissible stress, and similarly when we talk about rigidity criteria, then यहाँ से क्या होना चाहिए? रिजिडिटी क्राइटेरिया में दोस्तों क्या आएगा? द अप्लाइड मूवमेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए, या तो आप इसे कह सकते हो, या आप सिंपली कह सकते हो कि जो बीम है उसमें डिफ्लेक्शन इंड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्शन इंड्यूस इन द बीम शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा परमिसिबल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई भी बीम, तो वो बीम क्या होगी? सेफ होगी, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे ये दो बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम इस एंटायर बीम की डिजाइन करने वाले हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, करेक्ट।
तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट अगर हम केस पढ़े यहाँ पे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, मतलब केस फर्स्ट भी नहीं कहता हूँ, चलो मैं इसको ये देता हूँ, ए। करेक्ट, हमारा फर्स्ट केस है। ये फर्स्ट केस क्या है, यू कैन सी हियर, इट इज नथिंग बट इट इट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन वाई, और ये सिग्मा नहीं, दिस इज सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम एक्स अपॉन आई एक्स एक्स। अगर एम वाई होता तो आपका आई भी वाई वाई के अबाउट हो जाता। ये इक्वेशन आया दोस्तों। तो सिंपली इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई। हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा दोस्तों। एंड नाउ यू कैन सी हियर द मूवमेंट एंड आई बोथ आर कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारा मेंबर है वो प्रिज्मेटिक मेंबर है, और जो मूवमेंट एक्ट हो रहा है प्योर बेंडिंग कपल एक्ट हो रहा है, मतलब थ्रू आउट द लेंथ सेम बेंडिंग मूवमेंट एक्ट होगा। तो एम और आई जो दोनों वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या यहाँ से, कि जो सिग्मा बी है दिस इज नथिंग बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, sigma p is nothing but this is directly proportional to y, yes or no, sigma p is bending stress is directly proportional to y, yes or no. Now if we talk about sigma b at a top fiber, sigma b at top fiber, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टॉप फाइबर मतलब क्या हुआ कि y क्या होगा आपका, y मैक्स होगा। सिग्मा बी एट टॉप फाइबर मींस y इज इक्वल टू, अगर मैं आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सपोज, चलो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, सपोज यू कैन सी हियर दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है दोस्तों सपोज, करेक्ट, एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर हम जाएं दोस्तों तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज वाई मैक्स, यहाँ पे आपको टॉप फाइबर मिल जाएगा, यस और नो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज वाई मैक्स, और इस वाई मैक्स की वैल्यू है सपोज दिस इज डी बाई टू। अगर टोटल डेप्थ इसकी डी है फ्रॉम हियर टू हियर, ये डी बाई टू हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों क्या गया, y इज इक्वल टू डी बाई टू, डिस्टेंस पे आपको क्या मिल जाएगा, टॉप फाइबर, एंड हियर यू कैन गेट दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा मैक्स, करेक्ट। मैक्सिमम स्ट्रेस है क्योंकि हमने क्या कहा कि सिग्मा बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब y जितनी, y की मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो स्ट्रेस मिलेगा वो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। एंड दिस मैक्सिमम स्ट्रेस इज नथिंग बट, this maximum stress is nothing but it is simply written as mx upon ixx into d by 2, yes or no, ये maximum value मिल गई। and similarly if we can write sigma b at a neutral fiber, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, y is equal to क्या है, जीरो, अगर y is equal to जीरो तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या मिलेगा, जीरो, yes or no, करेक्ट, तो हमें यह न्यूट्रल फाइबर में ही मिल गया। एंड सिमिलरली इफ वी कैन राइट sigma b at bottom fiber, sigma b at bottom fiber where y is equal to क्या है यहाँ पे, अगेन d by 2। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना, जनरलाइज कर दो, मुझे पता है कि अपर फाइबर में कंप्रेशन, बॉटम फाइबर में टेंशन होगा, करेक्ट है। अगर आपको यह सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज हम अपना जो हमने इक्वेशन डेराइव किया था उसको भी यूज कर सकते हैं, माइनस वाला, बट यहाँ पे मैं अननेसेसरी माइनस लगा के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप सिंपल से देखो क्या आएगा आपका, एम एक्स अपॉन आई एक्स एक्स इंटू डी बाई टू, करेक्ट, और ये क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस है, ये याद रखना, और नेगेटिव क्या बताता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हियर वी कैन गेट दिस इज ऑल्सो सिग्मा मैक्स, कि दोनों फाइबर की डिस्टेंस सेम है, और इसकी वैल्यू जो आएगी दिस इज नथिंग बट दिस इज एम एक्स अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई मैक्स दैट इज डी बाई टू,
और ये क्या होगा, टेंशन में। ये फाइबर टेंशन में होगा, बॉटम फाइबर क्या होगा, कंप्रेशन में, और न्यूट्रल फाइबर में स्ट्रेस क्या है, 0। और यहाँ पे वेरिएशन क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम सिंपली कह सकते हैं हियर द स्ट्रेस इज लीनियरली वेरिंग, लीनियर वेरिएशन है। यस आर नो? हियर वी हैव लीनियर वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। याद रखना, व्हेनेवर वी कैलकुलेट स्ट्रेस, तो ये कहलाएगा आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन आता है कि इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, इस इक्वेशन को हम कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो ये पॉइंट याद रखना, इट दिस पार्ट ऑफ इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन वी डिजाइन द बीम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अगर आप बीम के डिजाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, पहली चीज। और दूसरा दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है, व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नॉट गिवन, व्हेन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज नॉट गिवन, जब ये गिवन नहीं है तब आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करोगे दोस्तों। तो समझ में आ गया, हम कब यूज करेंगे, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन ना हो तब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हर एक फाइबर में स्ट्रेस पता कर लिया। तो अगर अब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करूं तो कैसे शो कर सकता हूं, तो दोस्तों ऑब्वियसली दिस बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। पर अभी आप देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करूं देन यू कैन सी, देखो हमने प्रीवियसली ही आपको बताया था कि ड्यू टू दिस बेंडिंग कपल द फाइबर ऑफ द बीम में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, या तो शॉर्ट हो जाएगा या इलोंगेट होकर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। करेक्ट, और ये कब पॉसिबल है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस। ये सानो, देखो इस बीम में जो आपका मूवमेंट एक्ट हो रहा था वो बेंडिंग मूवमेंट था, एंड इट इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग लाइक दिस। ये सानो, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम इस बेंडिंग इस स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। दिस इज बेंडिंग मूवमेंट एंड दिस इज नथिंग बट दिस मूवमेंट इज एक्टिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपने बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ, इफ वी एज्यूम टू इमेजिनरी फोर्सेस, यहाँ पे अगर मैं ऐसा टू इमेजिनरी फोर्सेस कंसिडर करूं लाइक दिस, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन फोर्सेस की वजह से जो कपल आने वाला है समवॉट कुछ ऐसे ही आने वाला है, ऐसा नो? ये दोनों मिलके यहाँ पे इनके बीच में क्या है, दिस इज गैप, सेंट्रिसिटी है, ऐसा नो? और मैंने आपको क्या बताया था, व्हेनेवर वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड दे हैव सेंट्रिसिटी देन दे मस्ट बी प्रोड्यूसेस अ कपल। तो इस इन दोनों फोर्स की वजह से, सपोज दिस फोर्स इज P एंड दिस फोर्स इज P, और ये सारे क्या है, ये सब इमेजिनरी, मैं ये सब एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों फोर्स मिलके इस डायरेक्शन में एक कपल प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस कपल इज नथिंग बट दिस इज mx। करेक्ट, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, क्या मैं इन्हें कह सकता हूँ दिस इज नॉर्मल फोर्स, यस आर नो? करेक्ट, तो नॉर्मल फोर्स से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी वो कैसे स्ट्रेस होगी, ऑब्वियसली नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस्ड होगा। तो आई थिंक समझ में आएगा कि क्यू एम एक्स की वजह से जो आपने स्ट्रेस लिखा था सिग्मा बी, दैट इज एम एक्स अपॉन आई एक्स एक्स इंटू वाई, ये क्यों आपका ये नॉर्मल स्ट्रेस है। तो आई थिंक समझ में आ गया, वाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस, नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस। करेक्ट, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया दोस्तों कि ये नॉर्मल फोर्स है जिसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट आएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ये समझ में आ गया। नाउ अब आती है बारी कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शो किया जाए। सो लेट अस सी हियर, इफ आई कट द सेक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन कट करूं, करेक्ट है दोस्तों, और इस सेक्शन को कट करने के बाद अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अब यहाँ पे भी आप जब डायरेक्शन शो करते हो ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों। करेक्ट है, तो इस कंफ्यूजन का मैं परमानेंट इलाज कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो, सपोज दिस इज योर बीम, ये कौन सा पोर्शन है, हमने यहाँ पे राइट पोर्शन को, बीम के राइट पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया। करेक्ट है दोस्तों, राइट पोर्शन को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया।
इस पोर्शन को। इज इट क्लियर? एंड दिस इज रिमेन, दिस इज एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के राइट साइड। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो देखो कैसे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो मूवमेंट एक्ट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग लाइक दिस। दिस इज द अप्लाइड मूवमेंट mx। और इस अप्लाइड मूवमेंट की वजह क्या है, हम सिंपली कह सकते हैं ये जो मूवमेंट एक्ट हुआ है ये कुछ और नहीं, कुछ इस इमेजिनरी फोर्स की वजह से आया था। ये फोर्स का डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया ना, तो आप स्ट्रेस के डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे दोस्तों। करेक्ट है? यहाँ पे देखो ये इमेजिनरी फोर्सेस है जो एक्ट हो रही है, ये सब इमेजिनरी, याद रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस। ऐसा कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है, बस हमने अज्यूम किया कि ये जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसे फोर्सेस की वजह से ही आया होगा। बस मैं यहाँ पे ये अज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। अब स्ट्रेस आपको पता होगा, जो स्ट्रेस एक्ट होती है इट इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। तो अगर मैं कहूँ कि ये अप्लाइड फोर्स है, तो जो स्ट्रेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इट मस्ट बी अपोजिट टू द, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अपोजिट टू द अप्लाइड लोड होना चाहिए। यहाँ पे इस टॉप फाइबर में स्ट्रेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए दोस्तों, यस आर नो बोलो। यहाँ पे स्ट्रेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बॉटम फाइबर में स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट इज लुकिंग लाइक दिस। यस आर नो? तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आए कि स्ट्रेस क्यों इस तरीके से हमने अप्लाई किया। इस फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे स्ट्रेस है, इस फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे स्ट्रेस है। तो अब आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है कि कहाँ पे टेंशन हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली बता देगा। बस आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या बता थी कि ये मूवमेंट इस तरीके से एक्ट हो रहा है। जब ये मूवमेंट इस तरीके से एक्ट हो रहा है तो हमने अज्यूम किया कि कुछ ऐसा इमेजिनरी फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। मैं चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो गए। दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस। दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस। ये कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसे बस जस्ट हमने अज्यूम किया है कि इन फोर्सेस की वजह से कपल ऐसा होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों, इन इमेजिनरी फोर्सेस की हेल्प से कितना आसान हो गया आपके स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना। और हमें पता है कि जो स्ट्रेस है इन बिटवीन लीनियरली वेरी कर रही है, और इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या है दोस्तों, जीरो। इस न्यूट्रल फाइबर पे स्ट्रेस कितनी है, जीरो। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, लेट्स सी हियर लाइक दिस, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, सिमिलरली इसे, और इस एंड को यहाँ से ज्वाइन कर दूं, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आपकी एक्ट हो रही है वो कैसी एक्ट हो रही है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट? इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बोलो। अब आप मुझे बताओ कि किस पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट हो रही है और किस पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट हो रहा है। एनीवन? करेक्ट? तो यहां से क्या देख के पता चला कि दिस दीज टू फोर्सेस, एक ये जो स्ट्रेस हमने कहा दिस इज सिग्मा बी एट टॉप फाइबर, ये क्या है, दिस इज सिग्मा बी एट टॉप फाइबर, और ये क्या है, दिस इज सिग्मा बी एट बॉटम फाइबर। तो टॉप फाइबर में देखो कि दिस फोर्स एंड दिस स्ट्रेस इज ट्राइंग टू कंप्रेस दिस फाइबर, ऐसा नो, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या आएगा ये, कंप्रेसिव स्ट्रेस। करेक्ट? और वहीं पे देखो ये दोनों फाइबर, बॉटम फाइबर में ये जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है और ये जो फोर्स, दोनों मिलके एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ऐसा नो, इस बॉटम फाइबर को इसको पुल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? दिस इज बॉटम फाइबर, दिस इज बॉटम फाइबर। करेक्ट? एंड दिस इज टॉप फाइबर। करेक्ट है दोस्तों? तो देखो बॉटम फाइबर को क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके पुल कर रहे हैं, इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल हम कह सकते हैं दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। अब ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड हमने रिप्रेजेंट किया।
मतलब इस राइट पोर्शन, इस क्रॉस सेक्शन के राइट पोर्शन में हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप इस लेफ्ट पोर्शन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करोगे तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो चलिए इसको भी यहाँ पे शो ही कर देता हूं मैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाए। तो लेट्स सी हियर, दिस इज अवर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम। क्या है? दिस इज अवर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम। इज इट क्लियर? क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट पोर्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्या इसके अपोजिट इस एंड में भी ऐसा कुछ फोर्स लगना चाहिए कि नहीं? इमेजिनरी फोर्स बोलो। एंड सिमिलरली इस एंड में भी एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स एक्ट होना चाहिए, तभी तो ये दोनों फोर्स मिलके कुछ इस तरीके का एक कपल प्रोड्यूस करेंगे। यस और नो? करेक्ट है? समझ में आया कि नहीं? इस फोर्स को मैंने यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट कर दिया? समझ में आया कैसे कर दिया? क्योंकि फोर्स क्या होना चाहिए? हमेशा इक्विलिब्रियम होगा ना सिस्टम, तो नेट फोर्स का सम जीरो होना चाहिए। तो दिस इक्वल टू दिस। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और वाइस वर्सा हो सकता है। अगर ये एक्टिव मूवमेंट है तो ये रिएक्टिव मूवमेंट है। ये सार नो करेक्ट है दोस्तों? तो अगेन ये दोनों फोर्स रिएक्टिव फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, जो कि इन फोर्स के अपोजिट एक्ट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? और ये इमेजिनरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दीज आर इमेजिनरी फोर्सेस। ऐसा कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है। हम लोग जस्ट अज्यूम करें कि ऐसा कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये कपल आया है, नहीं तो हवा में तो कपल आएगा नहीं। ये सारनो, तो यहाँ पे जो कपल एक्ट हो रहा था वो कैसे एक्ट हो रहा था? इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट? और इस फाइबर में यहाँ पे जो लोड लग रहा था, मैं इनको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दूं, जिससे मेरा आसान हो जाए स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन। सॉरी। दोस्तों इसकी आत्मा तक मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो आपको घबराने की जरूरत जरा से भी नहीं है। और जब तक आत्मा तक, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इसको फील नहीं कर पाओगे। देखो, अब अगर मैं स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं इस क्रॉस सेक्शन में, तो देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सिंपली यू कैन सी हियर, इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस। इसमें जो फोर्स लगेगा, स्ट्रेस कैसे लगना चाहिए? लाइक दिस। देखो ना, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेस एक्ट होती है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द अप्लाइड लोड। क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन कहती है कि ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स, तो रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट एक्ट होता है। ये जो स्ट्रेस है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस एक्टिंग एट द टॉप फाइबर। And similarly, you can see here, this is nothing but this is bending stress at the bottom fiber. Yes or no? This is bending stress acting at the bottom fiber, and this is bending stress acting at the top fiber. Yes or no? I think यहाँ पे देख नहीं रहा है, तो मैं इसको इरेज करके दूसरी जगह लिख देता हूँ। Let's see here. This sigma B at bottom fiber. अब आपको पता है कि यहाँ पे कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। चलो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। This is our neutral axis. This is our neutral axis. And similarly you can see here, this is our neutral axis. तो न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेस कितनी है दोस्तों? जीरो। करेक्ट? न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेस जीरो है, और टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है? लीनियर है। तो ऐसा मैं लीनियर ज्वाइन कर लूं लीनियरली, यस और नो? लाइक दिस। करेक्ट? तो यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया? लाइक दिस। यहां से आपको देख के क्या पता चला दोस्तों कि अगेन हियर वी सी at the top fiber we have compressive stress, and at the bottom fiber here we have tensile stress. yes or no? तो ये किसकी वजह से आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लोडिंग। जो हमारी लोडिंग है उसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर लोडिंग का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो इन स्ट्रेस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया। यहाँ पे देखो अगेन, ये आप देख रहे हो, ये जो आपका टॉप फाइबर है ये कंप्रेस्ड हो रहा है, और ये जो बॉटम फाइबर है ये एक्सपैंड हो रहा है। करेक्ट है? तो स्ट्रेस के नेचर में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, चाहे आप क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड देखो, कहीं भी देखो, आपको स्ट्रेस का नेचर सेम मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, जो इन जनरल आपने स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वो इस तरीके से देखा था। अब मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं।
आपने जो बुक में पढ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने इस तरीके से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है? किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करो, सारे रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। और सब जगह आप देखोगे ध्यान से तो मेरा जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। स्टिल यू कैन सी, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं, करेक्ट, इस तरीके से, तो आप देखो ये जो टॉप स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस आपका टॉप फाइबर में लग रहा है, क्या आप मुझे बताओ, क्या कुछ इस तरीके से शो नहीं कर रहा है कि ये जो फाइबर है टॉप फाइबर ये कंप्रेस हो रहा है? और इसकी वजह से यहाँ पे देखो क्या ये फाइबर एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? तो दिस इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारो। एंड सिमिलरली हियर वी हैव अनदर वे। दूसरा तरीका क्या है? आपसे मैं सारे तरीके यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट कर लेना, करेक्ट है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन शो करता हूँ, लेट्स सी हियर। देखो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन इज ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे आप क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड शो करो, राइट साइड शो करो, कहीं भी शो करो। करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू दीज लोड्स। और इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेस को यहाँ जहां कहीं भी आपको शो करके दिखा रहा हूँ, ये सब किसके रिस्पेक्ट में शो करके दिखा रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू राइट पोर्शन ऑफ द बीम, करेक्ट। अब इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैंने सारे वो पॉसिबल तरीके बता दिए जिसके थ्रू हम इस स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं, करेक्ट है। अगेन यू कैन से दिस इज सिग्मा बी एट टॉप फाइबर एंड दिस इज सिग्मा बी एट बॉटम फाइबर। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? इधर ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर दोनों रेड वाले यूज कर लो, दोनों ब्लू वाले यूज कर लो, कोई सा भी कॉम्बिनेशन यूज करो, इट्स योर चॉइस। बस ये याद रखना कि ये सारी स्ट्रेसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन शो किया हूं, इट इज ओनली फॉर दिस सेक्शन। इसके रिस्पेक्ट में, इस क्रॉस सेक्शन के राइट पोर्शन के रिस्पेक्ट में मैंने ये सारी स्ट्रेसेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। अगर मेरा रिप्रेजेंटेशन इस लेफ्ट पोर्शन के लिए होता तो ये सारे डायरेक्शन रिवर्स हो जाते हैं दोस्तों, करेक्ट है, उल्टे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया था। यहाँ पे मैंने आपको इंडिविजुअली लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शन में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है। यहाँ पे मैंने आपको इस लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन के लिए ही किस तरीके से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको मैंने यहाँ पे शो करके बताया। तो आई थिंक समझ में आ गया। चाहे आप रेड पोर्शन को यूज करो, चाहे आप ब्लू पोर्शन को यूज करो, या फिर रेड ब्लू के कॉम्बिनेशन को यूज कर लो, सभी रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली राइट है, कोई सा भी गलत नहीं है। कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बशर्ते आप डायरेक्शन मत भूलना, करेक्ट है, डायरेक्शन आप कभी मत भूलना। आपको सिर्फ जिस भी फाइबर की बात करें आपको वो देखना है कि उसमें टेंशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, उसको प्रॉपरली देखना है। इज इट क्लियर दोस्तों? तो आई थिंक आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कैसे हम टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर, न्यूट्रल फाइबर में स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं इसका एक और पार्ट यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी यूज क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो हमने जो इक्वेशन लिखा था, यू कैन सी हियर सिग्मा बी इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज m अपॉन आई, और ये x है तो ये xx होगा, इनटू y। हमारा ये बेंडिंग इक्वेशन था। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, दिस इज नथिंग बट mx अपॉन, सॉरी, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई y। ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? अब यहाँ पे देखो आई एक्स एक्स अपॉन वाई क्या है, you can see this ixx is ixx upon y is nothing but this is called as zxx। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? This is called as zxx, and this zxx is nothing but this is called as section modulus, section
मॉडुलस क्या कहलाएगा दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज सेक्शन मॉडुलस। इज इट क्लियर? जेड इज कॉल्ड एज सेक्शन मॉडुलस। और ये सेक्शन मॉडुलस का एक्सिस कौन सा होगा? जिसका एक्सिस आई का होगा। करेक्ट है दोस्तों? तो ये कहलाता है सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस इज नथिंग बट इट इज अ मैथमेटिकल टर्म एंड इट इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई। इस रेशियो को कहते हैं हम सेक्शन मॉडुलस। अब इसका यूटिलिटी क्या है? तो देखो, अगर मैं अब स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं, इस सिग्मा पी को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन मॉडुलस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज नथिंग बट दिस इज एम एक्स अपॉन जेड एक्स एक्स। यहां से क्या रिजल्ट पता चला दोस्तों? कि जो सिग्मा बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस के। स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक्शन मॉडुलस। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ कि एज वी हैव हायर सेक्शन मॉडुलस, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसका सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, उसमें स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होने वाली होगी दोस्तों, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस, इट विल बी लोअर। क्या होगा? बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्या होगा दोस्तों? ये कम होगा। और बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा तो अब आप मुझे बताओ चांसेस ऑफ फेलियर क्या होगा? चांसेस ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं तो फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कम हो रही है तो फेलियर के चांसेस भी कम होंगे। यस और नो? इसका मतलब है कि जिस मेंबर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा हो, अगर मैं यहां से चलूं, जिस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, उसका सेक्शन मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। और सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेस इंड्यूस कम होगी और फेलियर होने के चांसेस कम होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूं फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, तो यहां पे आप बता सकते हो कि विच वन इज मोर सुटेबल। करेक्ट है? यहां पे देखो, लाइक दिस, सपोज हियर वी हैव अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन and another one, here we have a rectangular cross section. This is rectangular cross section. और एक थर्ड क्रॉस सेक्शन है जो कि आई सेक्शन है। लाइक दिस। ये आई सेक्शन हो गया दोस्तों। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स सी। दिस इज और आई सेक्शन। अब हमें इन तीनों सेक्शन में कंपैरिजन करना है। करेक्ट है? सपोज दिस इज सेक्शन, चलो ये आपको थोड़े छोटे लग रहे होंगे, इनको भी मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक एजम्पशन है कि तीनों क्रॉस सेक्शन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। तीनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। करेक्ट है दोस्तों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का सेम है। एंड अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं, सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करूं या न्यूट्रल एक्सिस की, तो सबके लिए यही एक्सिस है सपोज। करेक्ट? नाउ यू कैन सी, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है और बताना है कि विच क्रॉस सेक्शन इज मोर सुटेबल फॉर बीम। बीम के लिए कौन सा क्रॉस सेक्शन ज्यादा बेटर होगा? 1, 2 एंड 3। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई रेलवे ट्रैक इज मेड बाय आई सेक्शन। आई सेक्शन का ही क्यों बनाते हैं हम? बॉक्स का क्यों नहीं बनाते? सी चैनल क्यों नहीं बनाते? आई का ही क्यों बनाते हैं? तो देखो, यहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट वन इज सर्कुलर, सेकंड वन इज रेक्टेंगुलर एंड थर्ड वन इज आई सेक्शन।
और हमने यहाँ पे सिमिलरिटी क्या बताई, हमने पहले कह दिया कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तीनों ही सेक्शन का सेम होगा। हमने कुछ इस तरीके से इनके डायमेंशन सेलेक्ट किए हैं कि तीनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है दोस्तों, सेम है। करेक्ट। यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, I2 एंड I3, अगर इन तीनों में रिलेशन देखूं, करेक्ट है, तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम एरिया जो है वो नियर बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कब होता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब एरिया जो है वो जितनी ज्यादा फार अवे डिस्टेंस पे लाई करे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज एरिया। तो जितना आर ज्यादा होगा, जितना आर ज्यादा होगा मतलब जो एरिया है जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा उतना ही ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a इंटू आर स्क्वायर। मतलब एज वी हैव हायर एरिया, जितना r ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया कि एरिया सेम है, एरिया चेंज नहीं है। मतलब एक a यहाँ पे है और दूसरा a यहाँ पे है, सेम एरिया है, दिस इज ऑल्सो एरिया बट दिस इज a, दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2। तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा दोस्तों, I2 is greater than I1। तो ये याद रखोगे कॉन्सेप्ट, एज द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज far away from the axis of rotation it gives us more moment of inertia, ऐसा नो, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितनी ज्यादा रेडियस पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जा रहे हैं एरिया कम होते जा रहा है। मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है, नियर बाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है, नियर बाई द एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट। जबकि यहाँ पे देखो एरिया इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं भी चले जाओ एवरीवेयर वी कैन गेट सेम एरिया। बट इन केस ऑफ in third case you can see the maximum area is situated far away distance from axis of rotation। यहाँ से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नियर बाई बहुत कम एरिया है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एरिया बढ़ता चला जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट केस इज लेस देन सेकंड एंड सेकंड इज लेस देन थर्ड। मतलब मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा मुझे आई सेक्शन में मिलेगा, देन रेक्टेंगुलर सेक्शन में एंड देन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। करेक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो सेक्शन मॉडुलस है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो सेक्शन मॉडुलस का भी हमारे पास कुछ ऐसा ही रिलेशन मिलना चाहिए। द मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द आई सेक्शन एंड मिनिमम विल बी इन द circular cross section। Is it clear? And along with this, as we know that the stress is inversely proportional to section modulus, मतलब जिसका section modulus कम होगा उसमें stress सबसे ज्यादा induced होगा as compared to जिसका section modulus कम है। yes or no? जिसका कम है सॉरी उसमें ज्यादा स्ट्रेस, जिसका ज्यादा उसमें स्ट्रेस कम होगा। इसको देख के पता चला कि जो मिनिमम स्ट्रेस है दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज मिनिमम स्ट्रेस। मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पे एक्ट होगा, आई सेक्शन में। करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि चांसेस ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं, चांसेस ऑफ फेलियर अगर मैं इसको शॉर्ट में COF लिखूं, इस चांसेस ऑफ फेलियर को शॉर्ट में अगर मैं COF लिख दूं, तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ केस 1 इज ग्रेटर देन द चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ केस 2 is greater than the chances of failure of case 3। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया दोस्तों, एक यहां से बहुत भयानक कंक्लूजन निकल के आया कि फॉर सेफ डिजाइन ऑफ द बीम इफ यू नीड टू सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शन देन यू मस्ट सेलेक्ट द आई सेक्शन। ये सानो, अगर बीम के लिए आपको किसी क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करना है तो वह क्रॉस सेक्शन आपका आई सेक्शन होना ही चाहिए। करेक्ट, आई सेक्शन ही होना चाहिए। ये सानो, तो सिंपली यहां से नोट हम एक लिख देते हैं कि फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम, अगर यहाँ पे एक नोट लिखे तो सिंपली यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट, फ्रॉम अबव डिस्कशन
we can conclude that for safe design of beam, for safe design of beam, for safe design of beam, the best suited cross section is the best suitable cross section is best suitable cross section is आई सेक्शन। क्या होना चाहिए? आई सेक्शन। बेस्ट सुटेबल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा? आई सेक्शन। करेक्ट। तो ये इसका कंक्लूजन। आई थिंक समझ में आएगा कि व्हाई आई सेक्शन इज सेलेक्टेड फॉर मेकिंग बीम और फॉर रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के लिए हम क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं। और एक और रीजन तो आपको दोस्तों बता देता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करूं, अगर आपको प्रीवियस याद हो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने देखा था कि स्ट्रेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हम शो कर सकते हैं, लाइक दिस। चलो मैं प्रीवियसली डायरेक्शन को ही एज्यूम करता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करें तो देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सारे दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट हो रही है वो कहाँ पे एक्ट हो रही है? एट द टॉप फाइबर। और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ, न्यूट्रल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो मिलेगी आपको? कम मिलेगी। तो जहां पे स्ट्रेस रिक्वायरमेंट, जहां पे स्ट्रेस कम एक्ट हो रही है, तो वहां पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। जब वहां पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम है तो हम मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से करें कि जहां पे स्ट्रेस ज्यादा एक्ट हो रही है वहां पे आपके पास मैक्सिमम मटेरियल हो, और जहां पे स्ट्रेस कम लग रही है वहां पे आपके पास मिनिमम मटेरियल हो। यस और नो? तो इसके लिए तो हम एरिया डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जब हमारे पास आई सेक्शन हो। इसमें तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और बल्कि इसमें स्ट्रेस इस सर्कुलर में तो सेंटर पे ही ज्यादा है, बाकी ऊपर जाते हुए कम है। यस और नो? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कि नहीं, कि इस रीजन पे जो स्ट्रेस लग रहा है दिस इज मिनिमम स्ट्रेस। क्या है यहाँ पे? मिनिमम स्ट्रेस। और जहां पे स्ट्रेस कम लग रही है वहां पे ज्यादा एरिया रखने की भी नीड ज्यादा। टॉप फाइबर में स्ट्रेस ज्यादा एक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसा होना चाहिए कि टॉप फाइबर में ज्यादा आप मटेरियल प्लेस कर दो, और जहां पे स्ट्रेस कम लग रही है वहां पे मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल सेफ हो जाएगा और आपका बीम भी सेफ हो जाएगी। सारों करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आप कॉस्ट यहाँ पे सेविंग कर पा रहे हो। करेक्ट है दोस्तों? आई थिंक समझ में आ गया। इसलिए हम और ये कब पॉसिबल है? डिफरेंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन कब पॉसिबल है? जब हमारे पास यहाँ पे आई सेक्शन हो। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन से बेटर कौन सा होता है? आई सेक्शन होता है। करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे एक लास्ट पोर्शन और है आई सेक्शन में ही, एक कंपैरिजन में आपको एक और बता के फिर इस सेशन को एंड करूंगा। करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे आई सेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। दो केस एक्चुअली देखूंगा, एक नहीं दो केस। पहले चलो एक रेक्टेंगल, एक इसका केस देखता हूँ। एक आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरीके से है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लाइक दिस। और दूसरा है आपके पास कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि इनका एरिया तो सेम है बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर प्रेफरेबल। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कौन से ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए? तो आप अगर सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ करो, दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस एंड दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस फॉर दिस। करेक्ट। दिस इज आई, सॉरी दिस इज केस वन, दिस इज केस वन एंड दिस इज केस टू। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। इज इट क्लियर? एंड दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। तो जो आपका फर्स्ट केस है दिस इज वाइडर एंड नैरो है, और जबकि ये क्या है? इसकी डेप्थ ज्यादा है, विड्थ कम है। ये नो? करेक्ट।
तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज अवर न्यूट्रल एक्सिस जो कि क्या है, एक्स एक्स है, करेक्ट है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल से देखो ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, सेम बार है लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, करेक्ट है। तो आप अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स कैलकुलेट करूँ तो देखो क्या आएगा। देखो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हो तो अब आप कंफ्यूज होते हो कि बी एच क्यूब बाई 12 है या एच बी क्यूब बाई 12 है। तो आप सिंपल से देखो कि जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो वह किस डायमेंशन को कट कर रहा है, करेक्ट है। तो आपने देखा कि ये एच को कट कर रहा है, तो जिसको भी कट करे उसको क्यूब कर दो, डिवाइडेड बाई 12 तो होगा ही। और यहाँ पे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस किसको कट कर रहा है, एच को, तो यहाँ पे भी तो सेम बी, और यहाँ पे मैं चलो ये चेंज कर देता हूँ, सपोज ये जो हाइट है वो यहाँ पे एच हो गया और विड्थ को हमने कुछ ऐसा ओरिएंटेट कर दिया, बस आप ऐसा समझो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज एच। अब यहाँ पे किसको कट कर रहा है, ये बी को, तो एच बी क्यूब बाई 12। एंड एज यू नो दैट बी इज ग्रेटर देन एच, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि आई एक्स एक्स वन, ये क्या है 1 और ये क्या है 2, तो आई एक्स एक्स वन इज लेस देन आई एक्स एक्स टू, तो जेड एक्स एक्स वन इज लेस देन जेड एक्स एक्स टू, तो सिग्मा बी वन इज ग्रेटर देन सिग्मा बी टू। तो चांसेस ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं तो केस वन में चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू केस टू। ये सर नो, तो बेस्ट कौन सा क्रॉस सेक्शन हो गया, तो बेस्ट कौन सा, सेफ सेफ क्रॉस सेक्शन कौन सा, बेस्ट सेफ क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया, यहां से आंसर क्या मिलेगा, यस, सेकेंड क्रॉस सेक्शन इज मच बेटर, सेकेंड क्रॉस सेक्शन इज बेटर देन फर्स्ट वन। तो याद रखना जब हम अगर हमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ही अगर बीम बनाना है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बीम हो वो डीपर हो, है ना, नैरो एंड डीपर, विड्थ कम हो और डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, तब हमारी बीम ज्यादा सेफ होगी। इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट दोस्तों। दिस इज केस टू। एक थर्ड केस है, एक लास्ट केस है जिसको इसको कंप्लीट करके इसको एंड अप बाइंड अप करेंगे। हमारे पास आई सेक्शन है दोस्तों, लेट्स सी हियर, हमारे पास आई सेक्शन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया क्रॉस सेक्शन आपका सेम है, बट एक में मैं वेब को थिक रख रहा हूँ और एक को एक में फ्लेंज को। ये जो वर्टिकल पोर्शन इसे हम वेब कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन उसे फ्लेंज कहते हैं, करेक्ट। एक हमारे पास ऐसा क्रॉस सेक्शन है एंड दूसरा क्रॉस सेक्शन देखो, इट इज लुकिंग लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ कि बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, विच वन इज द बेस्ट, इधर फर्स्ट वन और सेकंड, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हो दोस्तों। ओके, लाइक दिस, हियर बोथ, हियर वी हैव आई सेक्शन, दिस इज वन एंड दिस इज टू, दोनों ही आई सेक्शन है। अब कंपेयर करें तो फिर दोनों में से बेटर कौन सा होगा, बोलो। तो वंस अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन इज लेस देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू, क्योंकि यहाँ पे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन मोर है जबकि यहाँ पे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इसके आसपास है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ऐसा नो, इसलिए हमने ये रिजल्ट लिखा। तो जेड जेड वन क्या होगा, लेस देन जेड टू, तो सिग्मा बी वन क्या होगा, इज ग्रेटर देन सिग्मा बी टू।
तो चांसेस ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं तो 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। यस आर नो? करेक्ट। तो फिर बेस्ट कौन सा हुआ, बेस्ट क्रॉस सेक्शन कौन सा हुआ? बेस्ट एंड सेफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा? अगेन 2। इज इट क्लियर? दिस इज अगेन, दिस इज सुटेबल क्रॉस सेक्शन फॉर द बीम, दिस इज सुटेबल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, दिस इज नॉट सुटेबल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल। इज इट क्लियर? तो आई थिंक अब आपको ऐसे कोई भी कंपेरिजन करने हो तो आप कर लोगे। यस आर नो? इस पोजीशन में आप पहुंच चुके हो कि आप कोई भी कंपेरिजन इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट सेक्शन में, आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि विच क्रॉस सेक्शन इज बेस्ट, और ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट इज सेक्शन मॉडुलस, यहाँ से पता चला। और ऐसे थोरली आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में अपियर होगे तब से आप इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बोले लेफ्ट साइड मुझे बताओ, राइट साइड वाले सेक्शन में बताओ। करेक्ट है? मुझे इस रेड वाले कॉम्बिनेशन जैसा या इस तरह के कॉम्बिनेशन वाला बताओ, या कोई सा भी केस आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल से मूवमेंट के हिसाब से आपको फोर्स की डायरेक्शन को सेट करना है, फिर देखना है कि आपको कहाँ पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, वो सेट करना है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हमने यहाँ पे देखा कि डिजाइन क्राइटेरिया क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसमें जो हमने फर्स्ट केस है इसको कंप्लीट कर लिया दोस्तों। करेक्ट है? तो याद रखना ये रिलेशन कब यूज होगा, सिग्मा बी अपन वाई को टाइम एक्स अपन आई एक्स एक्स, कब यूज होता है? जब हम बीम की डिजाइन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के बेसिस पे करें और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन नहीं हो, तब हम इसको लेके डिजाइन करेंगे। करेक्ट? और यहाँ पे हमने देखा कि हम बेंडिंग इक्वेशन को डेराइव कैसे करते हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा। इसके पहले हमने स्ट्रेन की हेल्प से फर्स्ट पार्ट को डेराइव किया। करेक्ट? तो ये आज के सेशन का पार्ट था दोस्तों। ये हमने स्टडी किया था कि हमारे पास कोई बीम है, इस बीम में हमने एक एलिमेंट को कट किया और उस पर टोटल कंप्लीट स्टडी परफॉर्म की। इज इट क्लियर? तो फिर यहीं पे दोस्तों अब मैं इसको एंड करूंगा इस सेशन को। करेक्ट? और यहीं से जो आज हमने कंप्लीट किया है, इसी के ठीक आगे से हम लोग कल स्टडी करेंगे सेकंड, जिसमें सेकंड केस होगा, थर्ड केस होगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीट बीम का एनालिसिस। करेक्ट? एग्जांपल के साथ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट है? तो ये कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये चैप्टर जो बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाए विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करेक्ट? उसके बाद हम फिर शेयर स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे। करेक्ट है? तो चलिए दोस्तों फिर यहीं पे एंड करूंगा इस सेशन को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जो भी लेक्चर है इमीडिएट आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। करेक्ट है? और साथ में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको सेशन कैसे लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ। करेक्ट है? क्योंकि यही एक मोटिवेशन है जो मुझे इसको पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। करेक्ट है? इसके अलावा कोई भी मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। करेक्ट? तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।